तो वक्त हो गया एनएफओ हो तो ऐसा का, और आज का जो एनएफओ है वो एक्सिस म्यूचुअल फंड की ओर से लाया गया है। चलिए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, उसके बाद विकास सर से थोड़ी सी जवाब इनसे यहाँ पर लिया जाएगा कुछ सवालों पर। तो एक्सिस निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड यहाँ पर लाया गया है एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस की ओर से। बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी इंडिया डिफेंस टीआरआई है, इंडेक्स फंड है यानी कि पैसिव फंड है, और बेंचमार्क यानी कि निफ्टी इंडिया डिफेंस है। तो फिर इसी के अराउंड जो इनके रिटर्न्स होंगे उसी को मैच करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो फिर 10 अप्रैल से ये खुल चुका है, यानी कि पिछले हफ्ते ये आया है, और 24 अप्रैल तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 29 अप्रैल को इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा। मिनिमम निवेश आप इसमें 100 रुपये से कर सकते हैं, एसआईपी भी और लमसम निवेश भी 100 रुपये से यहाँ पर शुरुआत की जा सकती है। एग्जिट लोड की अगर बात करें तो 0.25% रहेगा अगर आप 15 दिन से पहले यूनिट्स को रिडीम या फिर स्विच करने की अगर यहाँ पर आप कोशिश करते हैं तो। फंड मैनेजर्स की अगर बात करें तो 2 फंड मैनेजर हैं इसके, नंदिक मलिक और रोहित गौतम। तो ये होगी कुल मिला के इस म्यूचुअल फंड की जो नया खुल रहा है यहाँ पर उसकी जानकारी। अब चलते हैं विकास सर की ओर। सर, डिफेंस फंड्स काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं पिछले 1-1.5 साल में अगर देखे जाए तो फिर कैसे देख रहे हैं आप ऐसे फंड्स को? आने वाले वक्त में इनका परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है आपको, या फिर डिफेंस फंड को लेकर ओवरऑल आउटलुक क्या है आपका? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल आउटलुक तो बहुत स्ट्रांग है अभिषेक। देखें जो पिछले 3-4 साल में हो गया, रशिया यूक्रेन से शुरुआत होके और इजराइल गाजा, इजराइल ईरान, यूएस ईरान, ये सब चीजें चल रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर, बहुत कुछ हो गया पिछले 2-3-4 साल में। एक चीज तो पक्का है कि ये सब लड़ाई के बाद में अगर लड़ाई बंद भी हो गई तो दुनिया के लगभग सभी देश अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है उनको बढ़ाना चाहेंगे। आप गल्फ कंट्रीज में देख लीजिए, जीसीसी में जिस तरीके से ये ईरान ने अटैक किए यूएस बेसिस पे, ये सब कंट्रीज अपना जो है एक बहुत साइजेबल स्पेंड जो है वो डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाने में करेंगे, चाहे वो कुछ कंट्रीज खुद का बनाती होंगी या बाहर से इंपोर्ट करेंगी। बट डिफेंस के ऊपर जो स्पेंड है वो तो जाहिर सी बात है बढ़ने ही वाला है। हालांकि अच्छी चीज नहीं है ये वर्ल्ड के लिए, बट हर कोई चाहता है कि अपने देश की सुरक्षा की जाए और उसको मद्देनजर रखते हुए ये स्पेंड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो एज अ सेक्टर और एज अ सेगमेंट ये तो बहुत ज्यादा डिमांड में रहने वाला है आने वाले 5-10 साल में। तो एज अ टैक्टिकल प्ले हम जब कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो कोर पोर्टफोलियो हो गया, जैसे हम फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप या इस तरीके के लार्ज कैप फंड्स या मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स जो हम लंबी अवधि के लिए रख रहे हैं। बट कुछ होते हैं हम जब टेक्टिकल बेट लेते हैं, जैसे अभी एक आपके व्यूअर थे जिन्होंने ईडलवाइज का टेक फंड लिया था, तो वो टेक्नोलॉजी फंड की तरफ उनका बेट था। किसी ने गोल्ड सिल्वर फंड लिया होगा, उनका कॉमोडिटी और मेटल की तरफ रुझान है, किसी का फार्मा की तरफ होगा। बट डिफेंस जो है वो एक नया एक ओपन हो गया सेक्टर जहां पे बहुत ज्यादा आप देखेंगे ग्रोथ आएगी और बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज आपको उसमें दिखेंगी। लगभग 18-20 कंपनीज हैं निफ्टी में जो डिफेंस की लिस्टेड है, और बीएसई में लगभग 30 के आसपास जो है वो बीएसई में लिस्टेड कंपनीज हैं। ये नंबर बहुत बढ़ने वाला है अभिषेक, क्योंकि जिस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ये सब काम चल रहा है, और गवर्नमेंट ने भी अब बहुत ज्यादा पुश किया प्राइवेट प्लेयर्स को इस मैदान में उतरने के लिए। तो आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा जो बास्केट है वो फंड मैनेजर्स को अवेलेबल हो जाएगा। बट हाँ, अभी ये एक अच्छा मौका है कि एज अ टैक्टिकल प्ले या सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा अगर आप बनाना चाहते हैं डिफेंस को, तो आप डेफिनेटली इसको बनाइए। बहुत हाई कन्विक्शन सेक्टर है ये। 4-5 फंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, एक्सिस भी उसमें से एक एनएफओ लेके आया। तो आई वुड से कि सर्टेनली इसके लिए थम्स अप है। जिनके पास डिफेंस का कोई अभी तक एलोकेशन नहीं है डिफेंस फंड का, तो ये फंड में निवेश किया जा सकता है। पिछले 1-2 सालों में सर ये तो वाकई में सच बात है कि डिफेंस को लेके बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हुई है हमारी सरकार भी। जितनी भी कंपनीज हैं उनको भर भर के ऑर्डर्स भी यहाँ पर मिल रहे हैं, और उसी की वजह से रिटर्न्स भी हम लोग अगर देखें स्टॉक्स में सर काफ़ी अच्छे आए हैं पिछले 1 साल में। और इंडेक्स फंड की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छे रहे हैं, 20 से 30% के बीच में यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिले हैं। हालांकि ये एक कंसर्न है कि बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं है, मतलब इंडेक्स फंड्स तो खैर हैं 5 है, लेकिन अगर एक्टिव फंड्स की बात करें वो थोड़ी सी कम है। हाँ, थोड़ी सी कम है, लेकिन चलिए खैर एनएफओ से ऐसी शुरुआत होती है। उम्मीद करते हैं कि आगे चल के और भी कुछ कम जो म्यूचुअल फंड एएमसीज हैं वो और भी लेके आएंगी। लेकिन सर ऐसे फंड्स में क्या लगता है कि सर सबसे बड़े जो रिस्क होते हैं ऐसे फंड में, डिफेंस फंड्स में, वो क्या हो सकते हैं अगर देखा जाए तो? देखिए, पहला तो आप ही ने लिस्ट डाउन कर दिया कि इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत कम है, तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ जाता है, वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हो जाती है। बिकॉज अगर हर कोई फंड हाउस इसको लेके आए और बहुत सारा पैसा आने लग गया तो ये वैसा ही हो जाएगा जो ओवर क्राउडिंग हो जाती है कभी कभी। जैसे सिल्वर फंड में जब सिल्वर ईटीएफ में हुई थी तो फंड हाउसेज ने टेम्परेरी उनको बंद करना पड़ गया था।
आप देखें डिफेंस फंड में क्योंकि जो जो निवेशक अभी जुड़े हैं और डिफेंस की तरफ अगर उन्होंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, तो शुरू शुरू में सबसे पहले एचडीएफसी ने अपने डिफेंस फंड लाया था, फिर मोतीलाल ओसवाल ने लाया था, आदित्य बिरला ने लाया था। एक समय ऐसा है अभिषेक, इतने ज्यादा इन्फ्लोज आने लग गए डिफेंस फंड में कि एचडीएफसी डिफेंस फंड ने लमसम तो बंद किए ही किए थे, एसआईपी भी बंद कर दिए थे। तो आज की डेट में भी अगर एचडीएफसी डिफेंस फंड का देखेंगे तो लमसम वो एक्सेप्ट नहीं करते, एसआईपी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि अब बाजार गिर गया बड़ी जोर से। तो ऑब्वियसली वो जो थोड़ा आप कह सकते हैं कि वैल्यूएशन जो स्ट्रेच हो गई थी, थोड़ी सी फेयर वैल्यूएशन की तरफ आ रही है, या एटलीस्ट उस लेवल पे आ रही है जहां फंड मैनेजर को लगता है कि हाँ मैं ये जो है स्टॉक्स ऐड कर सकता हूँ अपने पोर्टफोलियो में। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि रिस्क फैक्टर इस सेक्टर का सिर्फ ये है कि जब तक बहुत ज्यादा सप्लाई साइड में कंपनीज और सारी नहीं आ जाती लिस्टेड स्पेस में, तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड वो रहेगा। ये भी हो सकता है कि डिफेंस का एक्सपोर्ट बढ़ रहे हो, सब कुछ हो रहा हो, लेकिन स्टॉक उतना नहीं मूव कर रहा हो बिकॉज ऑलरेडी वो बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आपका जो टाइम होराइजन है वो थोड़ा लंबा होना चाहिए, 5-7 साल से मिनिमम तो आप मत सोच के आइए। और फिर अगेन यही रिट्रेट करना चाहूंगा कि जब 5-7 ईयर बोल रहा हूँ वो इसलिए बोल रहा हूँ कि एक मीनिंगफुल रिटर्न बने, कि आपको लगे कि हाँ मैंने इसमें 3 लाख रुपए डाले थे, 5-6 साल में वो 10 लाख बन गए, तो आपको मजा भी आएगा कि हाँ मैंने इसका निवेश किया, एक मीनिंगफुल उसका रिटर्न लेके जा रहा हूँ। तो इसलिए लंबी अवधि का बोलना बहुत जरूरी होता है कि कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक बहुत जल्दी चल जाते हैं, फंड की एनएवी बहुत जल्दी बढ़ गई, बट उसके बाद 6 महीने तक कोई रिटर्न नहीं आया, तो वहां पे फिर आपका जो है वो कंफर्ट लेवल थोड़ा ब्रेक होना शुरू हो जाता है। इसीलिए सेक्टर फंड में 2 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एंट्री तो चलो ठीक है हो जाती है, बट एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें क्विक पैसा बना के निकल जाएंगे, तो वो वैसा शायद नहीं होगा। बट हाँ, अगर आप 5-7 साल के लिए बने रहेंगे तो मुझे लगता है एक मीनिंगफुल रिटर्न बन सकती है इस सेक्टर से। तो यही मान के चले कि रिस्क थोड़ा सा हाई रहता है किसी भी एक सेक्टर का, तो आप एक लंबे समय के हिसाब से आप इसमें बने रहें, क्विक पैसा बना के निकलने की उम्मीद ना करें। पहले बात तो सेक्टोरल फंड है, तो फिर सेक्टर ओरिएंटेड होगा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड फंड ये हो जाता है, तो लिस्ट तो वैसे ही बनेगा यहाँ पर। और प्लस सेक्टोरल फंड है तो फिर लॉन्ग टर्म का नजरिया यहाँ पर 5-7 साल का, जैसे सर ने यहाँ पर बोला है, तो उसको भी यहाँ पर रखना थोड़ा सा ज़रूरी है। सर अगर इसको हम लोग पैसिव फंड, जैसे कि अगर पैसिव वर्सेस एक्टिव डिफेंस फंड की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें सर, तो उनमें क्या लग रहा है कि कौन सा बेटर है यहाँ पर अगर चॉइस करनी हो डिफेंस फंड में अगर जाना हो किसी को? देखिए, चॉइस करनी हो तो एक्टिव विल बी बेटर। उसका रीजन क्या है अभिषेक, अगर इस जो डिफेंस इंडेक्स फंड्स हैं उसमें टॉप की 4 कंपनीज जो होती हैं वो बहुत सब्सटेंशियल पार्ट मतलब कंट्रीब्यूट कर देती हैं ओवरऑल फंड में। मान लीजिए अगर 18 कंपनीज हैं एनएससी में, तो उसकी जो टॉप की 4 कंपनीज हैं वही कुछ 50% या 40-50% का जो है कंट्रीब्यूटर बन जाता है। तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ये हो गया कि 4-5 कंपनीज पे ही बहुत ज्यादा वेटेज हो गई। अब जो हालांकि इसमें फंड मैनेजर्स जो है वो कैप भी लगा के रखते हैं, जैसे कुछ फंड्स ने 20% रखा है, मेरे का एक डिफेंस फंड है बीएससी का, उन्होंने 15% रखा हुआ है पर स्टॉक कैप। तो आइडिया इसकी एक्टिव जो डिफेंस फंड रहेगा वहां फंड मैनेजर की कंपल्शन नहीं होगी कि मुझे मार्केट के इंडेक्स के हिसाब से ही वेटेज रखनी है अपनी, तो वो हो सकता है वेटेज अपने हिसाब से रख ले। बट दूसरी साइड इंडेक्स फंड का बेनिफिट क्या होता है कि एक्सपेंस रेशियो थोड़ी कम होती है लंबे समय में, वो भी कहीं ना कहीं फंड को हेल्प कर देता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। तो इसीलिए यहाँ पे पॉइंट एक्टिव वर्सेस पैसिव का आज की तारीख में अगर हम ना लें, तो हम ये जरूर बोलेंगे कि ये सेक्टर में क्योंकि द बास्केट ऑफ स्टॉक्स इज लिटिल लेस, तो आपके जो टॉप के 4-5 कंपनीज हैं वही उस पूरे फंड का जो एक बड़ा हिस्सा वही 4-5 कंपनीज से ही बन जाता है। तो ऐसे केस में वो 4 कंपनीज में अगर 3 कुछ समय के लिए अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे तो फंड में अंडर परफॉर्मेंस भी आ सकती है। क्योंकि एक जब हम बात करते हैं डिफेंस फंड की, तो एक बहुत ही एक ग्लैमराइज्ड वो लगता है कि हाँ ये डिफेंस फंड है, इसमें निवेश करते हैं पैसा बहुत अच्छा बनेगा। बट जब आप उसके अंदर जाएंगे, एक परत अंदर जाएंगे और उसकी स्टॉक बास्केट देखेंगे, तो आपको ये भी लगेगा कि यहाँ पे अगर टॉप की 3 या 4 कंपनीज में 2 कंपनीज भी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो ओवरऑल फंड की परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट आ सकता है। तो ऐसे केस में आप जब निवेश कर रहे हैं तो एक लंबे समय के लिए आप आए, क्योंकि इतना पक्का है कि जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के, जो कभी 1000, 1200, 1500 करोड़ भी नहीं होते थे, आज वो 25-30 हजार करोड़ के पहुंच गए। गवर्नमेंट का फोकस है कि 2030 से पहले 50,000 करोड़ का एनुअल एक्सपोर्ट हर साल एक्सपोर्ट करें डिफेंस का, और अपने जो डोमेस्टिक पूर्ति है उसको भी किया जाए।
और अगर ये मार्केट और बढ़ती गई तो सेक्टर ये एक बहुत बड़ा सेक्टर बन जाएगा। बट जब तक ये पूरा अनफोल्ड नहीं होता, अनलॉक नहीं होता, वैल्यू अनलॉक नहीं होती है, तो तब तक आपको इस गेम में बने रहना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू अनलॉक होने की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस सेक्टर की। अगर यहाँ पर बात करें तो थोड़ा सा उसका भी वेट एंड वॉच करिए, क्योंकि आगे चल के इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिख सकती है, ग्रोथ की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। सर, वैसे अगर देखा जाए इस फंड के बारे में, अगर देखा जाए तो आपकी राय रहेगी कि इस एनएफओ में किसी को आना चाहिए यहाँ पर, और किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए वैसे ये सेक्टर जो है इस फंड में निवेश करना चाहिए उनको? जो रिस्क को समझते हैं उनको जरूर आना चाहिए। और मैं अगेन हम जब पिछले दिनों एक शो पे बात भी कर रहे थे कि कौन से थीमेटिक या सेक्टर फंड्स है जहां पे अपॉर्चुनिटी है, Right. तो उसमें हमने डिफेंस की भी बात की थी। तो इसलिए वो अपनी बात पे टिके हुए मैं यही बोलूंगा कि डिफेंस फंड में एज अ टैक्टिकल प्ले आप जरूर आए, लेकिन इसकी जो आपकी एलोकेशन है वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में 5% के ऊपर नहीं होनी चाहिए, और उसको आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से आए।